दोस्तों पूरे YouTube पे सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने का जो छाती ठोक के हम दावा करते हैं, उसी के क्रम में आज की ये BA BSc VCom सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि मानवीय मूल्य और पर्यावरण अध्ययन की ये क्लास आपकी परसेंटेज में 4 चांद लगाने का काम करेगी और जहां क्वेश्चन कलर के रूप में पूछा जाता है उनको पास कराने का काम करेगी। ये क्लास अपने आप में एक कंप्लीट क्लास है। इस क्लास को देखने के बाद कहीं से मॉडल सीरीज से पढ़ने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। केवल इस क्लास को देख लो, ये रामबाण क्लास रहेगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे तो भगवान ने आपकी सुन ली समझ लो और इस क्लास को आप तक भेज दिया। ठीक है, चलेंगे क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ ही बताना चाहेंगे जिस विश्वास से आप मैं ये क्लास देख रहे हैं, भाई साहब हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे। इस वीडियो को हम 2 तरीके से कंप्लीट करेंगे। पहले 50 क्वेश्चन में हम पर्यावरणीय अध्ययन यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज समझेंगे और बाकी के बचे होंगे जो 30 प्रश्न, उसमें हम मानवीय मूल यानी कि ह्यूमन वैल्यूज के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बात करेंगे पहले प्रश्न की, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? भाई साहब ऑक्सीजन गैस जो है वो पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए क्योंकि सभी सजीव, जितने भी सजीव प्राणी हैं, सभी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को श्वसन के रूप में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। सेम तरीके से जो पेड़ पौधे होते हैं वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। एक बात और हम यहाँ पे बता देते हैं कि भाई ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% पाई जाती है, नाइट्रोजन की बात करें तो 78% पाई जाती है, बाकी में अन्य गैस पाई जाती है। बहुत अच्छी बात है। थोड़ा स्पष्टीकरण के साथ इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे। भाई साहब एक क्वेश्चन में हम 3 से 4 क्वेश्चन आपके क्लियर करते चलेंगे प्रत्येक क्वेश्चन में, समझिएगा बस। देखो भाई, सभी जीवों के लिए श्वसन जो है वो आवश्यक है। अच्छा, ऊर्जा उत्पादन में जो मदद करती है वो करती है हमारी ऑक्सीजन गैस। अगर एग्जाम में आ जाए कि भाई ऊर्जा उत्पादन में कौन मदद करता है तो आपने कहा सर ऑक्सीजन। CO2 और N2 जीवन के लिए अप्रत्यक्ष रूप से ये भी जरूरी है। सिंपल सी बात है भैया, है ना। चलेंगे। अच्छा, CO2 से एक बात और बताएं, ग्लोबल वार्मिंग का कारण सबसे ज्यादा यही गैस बनती है CO2। चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की कि भाई वैश्विक तापमान वृद्धि यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका मुख्य कारण क्या है? तो भाई साहब ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है वो इसका मुख्य कारण है। अच्छा, ग्रीन हाउस गैसों में क्या CFC आती है? एक बार आप हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, एक बार बताएंगे कि क्या CFC आती है या नहीं आती है। चलेंगे, देखिएगा फैक्ट जरा समझ लेते हैं कि CO2, CH4 और जो N2O है ये क्या करते हैं तो भाई गर्मी को रोकते हैं। पृथ्वी का तापमान जो है वो बढ़ता है और वनों की कटाई इसका अप्रत्यक्ष कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है भैया, है ना। जो CO2 गैस है, CH4 है, N2O है, ये गर्मी रोक लेते हैं, बाहर निकलने नहीं देते हैं। तो ये जो गैसें हैं वो आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण बनती हैं। पृथ्वी पर जो तापमान है वो बढ़ जाता है और पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से क्या है, गर्मी बढ़ जाती है। वनों की कटाई अगर होती है ना, तो फिर इससे मानसून नहीं आ पाता, बरसात नहीं हो पाती, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे ये भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कारण हो सकता है। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग कम कैसे होगी? तो भाई साहब नवीकरणीय ऊर्जा और वृक्षारोपण इसे कुछ हद तक कम भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, इसलिए हम सभी को नए पेड़ जरूर लगाने चाहिए। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की, नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण क्या है? समझेगा, नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है भाई सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा है। अब समझेंगे एक बात, नवीकरणीय संसाधन या नवीकरणीय ऊर्जा वो ऊर्जा होती है या वे संसाधन होते हैं जिनको भाई प्रकृति द्वारा जो हमें प्रदत्त किए जाए। किसके द्वारा? तो आपने कहा सर प्रकृति द्वारा। यह संसाधन खत्म नहीं होते हैं, प्रकृति द्वारा हमें बहुत सारी मात्रा में ये दिए गए हैं, उनको कहते हैं नवीकरणीय। अच्छा, इसमें सौर ऊर्जा भी आती है, जल ऊर्जा भी आती है। कौन कौन सी आती है? सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये सब आते हैं। अच्छा, अनवीनीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनको एक बार उपयोग करके दोबारा से उनका यूज ना किया जा सके, है ना। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है ना, ये सब चीजें। और इनको बनने में बहुत समय लगता है। कोयला, पेट्रोलियम, ये जो गैसेस हैं इनको बनने में बहुत टाइम लगता है। और इनका जब हम यूज करते हैं पेट्रोल का या फिर हम बात करें कोयला का, तो फिर इनसे गैस निकलती है जो होती है CO2, जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत चीजें मैं बता भी चुका हूं आपको। चलेंगे,
देखिएगा ये हमेशा जो है वो उपलब्ध रहती है। कौन? सौर ऊर्जा। लेकिन भाई साहब जो अनवीकरणीय संसाधन है या फिर अभिमीय जो संसाधन हम लिख रहे हैं ये खत्म हो जाते हैं। एक बार इनका यूज कर लिया फिर ये दोबारा से हमें तुरंत नहीं मिलेंगे। तो इनको कहते हैं अभिमीयकरणीय और इनको क्या कहते हैं भाई? नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, और इनका हम जो है कोयला, पेट्रोलियम गैस, इनका तुरंत नवीनीकरण हम नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि इन्हें बनने में बहुत ज़्यादा सालों साल का टाइम लगता है जब ये बनते हैं। ठीक है, और ये प्रदूषण को कम करते हैं। कौन? तो आपने कहा सर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और आपकी जल ऊर्जा। सिंपल सी बात है। उम्मीद करता हूं कि 3 प्रश्नों को आपने ताबड़तोड़ तरीके से समझा होगा, है ना। पूरी जान लगाते हैं, एक एक क्वेश्चन को निचोड़ के रख देते हैं आपके लिए। बात करेंगे चौथे प्रश्न की, वनों की कटाई के कारण क्या बढ़ता है? समझिएगा, वनों की कटाई के कारण भाई भूमि क्षरण बढ़ता है, यानी कि मृदा की जो उपजाऊ क्षमता है वो खत्म होती है, मृदा अपरदन बढ़ता है, जैव विविधता यहां से नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो भाई बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, बाढ़ का भी खतरा होता है। देखिएगा मिट्टी का अपरदन बढ़ता है ना, और बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता है, और जल स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैव विविधता घट जाती है। अब आप कहेंगे सर जैव विविधता क्या है? आगे हम समझेंगे। ठीक है, परेशान कोई बच्चा नहीं होगा, और ये वीडियो अपने आप में मुझे लगता है कंप्लीट वीडियो होगी, इससे बाहर नहीं जाने वाला। बहुत सारी चीजें हम इस वीडियो में निचोड़ के रख देंगे। ठीक है, और जो बचेगा उसको एक क्लास और लाकर हम कंप्लीट कर देंगे, इसलिए परेशान कोई बच्चा नहीं होगा। जो बच्चा एम विद सम स्टडी प्लेटफॉर्म पे पढ़ता हुआ पहले से आया है वो जानता होगा अपनी खासियत। 5 नंबर प्रश्न की हम बात करेंगे, प्रदूषण के किस प्रकार में आवाज का प्रभाव जो है वो शामिल है। भाई साहब सब्सक्राइब अगर आप हमें कर लेते हैं तो हम आपके पूरे 3 साल काम आते हैं। ठीक है, और अगर आपके 3 सेमेस्टर हो चुके हैं तो भाई साहब बाकी के बचे 3 सेमेस्टर और हम आपके काम आएंगे। ठीक है, आने वाली जो क्लासेस हैं वो तो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, बाकी पूरे टीचर्स की व्यवस्था के साथ चीज़ें होंगी, बहुत तगड़े तरीके से होंगी। और जब बात करते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की तो भाई साहब कंटेंट तो भाई बहुत दमदार रखते हैं हम। ठीक है भाई, बात करें प्रदूषण के किस प्रकार में जो आवाज के प्रभाव की बात करेंगे तो भाई साहब इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ध्वनि प्रदूषण के साथ। ठीक है, तो भाई ध्वनि जो है आवाज कहीं ना कहीं करती है, और ध्वनि के लिए माध्यम होना बेहद जरूरी है। अच्छा बताओ, क्या निर्वात में जो आवाज है वो सुनाई दे सकती है? कमेंट में बताएंगे एक बार, है ना। निर्वात का अर्थ होता है जहां पे वायु उपलब्ध ना हो, वहां अगर आप बोलेंगे तो क्या आवाज सुनाई पड़ेगी? एक अपनी बात यहां से वहां कन्वे हो पाएगी? बताओ। तेज आवाज से स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित होता है ना। मनोवैज्ञानिक तनाव भी तेज आवाज से बढ़ता है। ध्वनि को मापने की इकाई डेसिबल होती है, डीबी होती है सर, है ना। सिंपल सी बात है। बाकी वायु, जल, मिट्टी प्रदूषण ये क्या है? तो भाई साहब ये अलग प्रदूषण होते हैं, हम बाकी आगे बताएंगे, है ना। चलेंगे, बात करेंगे 6 नंबर प्रश्न की कि जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन पढ़ने में हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे भाई, कम टाइम में ज्यादा चीजें देने में विश्वास रखते हैं। देखो, तो औद्योगिक अपशिष्ट जो है जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत बनते हैं। कैसे? देखो भाई, जो कारखानों से जो वेस्टेज निकलता है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जल में लोग प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, या फिर एक नाला बना के प्रभावित किया जाता है, तो ये जाता है अगर नदियों से मिलता है तो बहुत दिक्कत होती है। बाकी नदियों और झीलों में जो रासायनिक अपशिष्ट छोड़े जाते हैं उससे भी जल की जो गुणवत्ता है वो घटती है ना। अच्छा, एक चीज़ और होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको आपने समझा क्या? बीओडी आपको पता है? जल्दी से कमेंट में बताओ कि बीओडी आप जानते हैं क्या होता है ना। इससे डिसॉल्व ऑक्सीजन का पता करते हैं कि जो जल में ऑक्सीजन कितनी है। अच्छा, देखते हैं भाई, जलीय जो जीवन है वो प्रभावित होता है। जल प्रदूषण अगर हो जाता है तो पानी की गुणवत्ता भी घटती है ना। पीने वाला पानी खराब होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। 7 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पर है कि भाई कौन सा ग्रीन हाउस का जो प्रभाव है वो कौन सी गैस ज़्यादा कारण बनती है ग्रीन हाउस इफेक्ट का? तो भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा कारण बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गर्म होती है भाई साहब, है ना। और जो हम यूज़ करते हैं पेट्रोलियम का या फिर डीजल का या फिर जो कोयला का, तो इनके यूज़ से ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है। जो धुआं निकलता है गाड़ियों से, वाहनों से, है ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारी गैसें ये दिक्कत करती है। देखिएगा वायुमंडल में गर्मी जो है वो रोकती है। कौन? तो आपने कहा CO2, है ना। ठंडक नहीं होने देगी, ये क्या है, वायुमंडल में ही गर्मी को वहीं पे अवशोषित कर देती है। तो मुख्य मानव जनित जो स्रोत हैं वो उद्योग भी हैं और वाहन भी हैं। अन्य जो गैसें हैं वो CH4, मीथेन की बात होगी, N2O की भी बात होगी। तो ये सब गैसें भी ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो है वो साथ देती हैं इनका। ठीक है, साथ बात करेंगे 8 नंबर प्रश्न की कि जैव विविधता का अर्थ क्या है। भाई हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी फास्ट आपको लग रही हो, तो रोक रोक करके चीज़ों को लिखते हुए चलें, और ये अपने आप में एक कंप्लीट क्लास है, कहीं और से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। अपने आप में एक कंप्लीट क्लास है। बाकी अगर जरूरत होगी तो एक क्लास और डाल के आपकी चीज़ें कंप्लीट की जाएंगी। ठीक है, परेशान मत होना बस। 8 नंबर प्रश्न की हम बात करेंगे, जैव विविधता का अर्थ क्या है।
समझते हैं भाई, जीवों और उनके पर्यावरण की जो विविधता है ये होता है जैव विविधता। अच्छा, जैव विविधता क्या है? सिंपल, चलो हम 2 से 3 पॉइंट में यहाँ पे क्लियर करते हैं। देखिएगा, जीवन रूपों की जो विविधता है वो कहते हैं, उसको कहते हैं हम जैव विविधता। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने का काम करती है कौन? तो आपने कहा सर जैव विविधता, है ना। जैविक और पारिस्थितिकी में इसका बड़ा महत्व है। किसका? तो आपने कहा सर जैव विविधता का। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? एक बार कमेंट पे हमें बताएंगे, है ना। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 9 नंबर प्रश्न की बात होगी, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप पर्यावरण बढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो होता है भैया पुनर्चक्रण कर लो और इसका कम उपयोग करो। ठीक है, प्लास्टिक का कम उपयोग करो, है ना। एकदम से बंद तो नहीं हो सकता, लेकिन हम इसको कम तो कर सकते हैं ना। संसाधनों की बचत से, है ना, मिट्टी और जो जल है, वायु प्रदूषण है, वो भी कम से कम करें। भविष्य के लिए जो चीज़ें हैं उनको हम सुरक्षित रखें, आने वाली पीढ़ी के लिए, जिसको हम कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ पे हम बात होती है। 10 नंबर प्रश्न की बात होगी कि भाई वायुमंडलीय प्रदूषण को कम करने का जो मुख्य तरीका है वो क्या है? तो वायुमंडलीय प्रदूषण को कम करने का जो बढ़िया तरीका है वो है उद्योगों से अपशिष्ट का निस्तारण करना, है ना। उद्योगों से अपशिष्ट का निस्तारण करना ये बेहतरीन तरीका हो सकता है। और इससे होगा क्या कि भाई कार्बन जो उत्सर्जन है वो कम होंगे, है ना। वायु की गुणवत्ता बेहतर हो जाएगी। आप चले जाओ, कई ऐसे सिटीज़ हैं अपने इंडिया में, अपने प्यारे भारत देश में, जैसे दिल्ली की ही अगर हम बात कर लें, कानपुर की बात कर लें, तो यहाँ पे सांस लेना आदमी का बहुत बहुत दिक्कत होती है भाई यहाँ पे, है ना। मानव और पर्यावरण स्वास्थ्य जो है वो सुरक्षित हो जाएगा। बात करेंगे 11 नंबर प्रश्न की कि जीवाश्म ईंधन के जो मुख्य उदाहरण हैं वो कौन से हैं? तो जीवाश्म ईंधन के अगर मुख्य उदाहरण हम देखें तो भाई साहब कोयला, पेट्रोल और जो प्राकृतिक गैसें हैं यही आपके बढ़िया उदाहरण हैं। और साथ में ये ऐसे संसाधन हैं जिनको हम दोबारा से क्या नहीं कर सकते, तो हमने कहा बना नहीं सकते। ठीक है, ये प्रकृति ने हमें दिए हैं, और ये जो प्रकृति ने हमें दिए हैं एक सीमित मात्रा में दिए हैं, और एकदम से नहीं बन गए। इनको बनने में सर सालों साल का टाइम लगा है ना। चलेंगे, समझ लेते हैं भाई, ये लाखों साल में बनते हैं, एक दिन में नहीं बनते हैं। सीमित संसाधन है, लेकिन इनका अगर हम यूज़ करते हैं तो ये प्रदूषण का मुख्य स्रोत बन जाते हैं। ठीक है, तो इनका उपयोग जो है हमें सीमित मात्रा में करना चाहिए भैया। 12 नंबर का प्रश्न रहेगा कि ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? समझिएगा, ओजोन परत का जो मुख्य कार्य है वो है परावैंगनिक किरणों से सुरक्षा प्रदान करना। क्या है? परावैंगनिक किरणें, यानी कि जो यूवी रेज होती हैं। कौन होती हैं? अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, जो सूर्य के प्रकाश से निकलती हैं और धरती पर आती हैं। तो एक जो परत है वो हमें बचाती है यूवी रेज से। कौन बचाती है? तो आपने कहा सर ओजोन परत। अच्छा, जो ओजोन परत बचाती है वो कहाँ होती है? तो आपने कहा सर स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि समताप मंडल में ये जो लेयर है वो पाई जाती है। तो यूवी किरणों से जीवन की रक्षा करती है। त्वचा कैंसर और रोगों से बचाव में ये सहायक है। अगर सीधी ये किरणें अपनी त्वचा पर पड़ जाएं तो त्वचा कैंसर, स्किन इन्फेक्शन, स्किन कैंसर और बहुत सारे रोग जो हैं स्किन से रिलेटेड वो हो जाएंगे। ओजोन परत के क्षरण में जो गैसें जिम्मेदार हैं वो हैं कहीं ना कहीं CFC है ना भाई। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो सॉल्वेंट है वो निकलते हैं आपके एरोसोल से, है ना, रेफ्रिजरेटर से, और बहुत सारे जो सेविंग क्रीम वगैरह हैं वहाँ से निकलते हैं। तो भाई कम मात्रा में इनका यूज हमें करना चाहिए। बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न की कि वनों की कटाई रोकने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो भाई साहब वृक्षारोपण और संरक्षण। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं हम पेड़ लगा रहे हैं, फोटो खिंचाने के लिए पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन पेड़ लगा देते हैं उसके बाद मतलब नहीं होगा, तो हमें संरक्षण उनका करना पड़ेगा। समझेंगे? चलेंगे, 102 पॉइंट के साथ जो चीज़ें हैं हम आपकी क्लियर करते हैं कि भाई जैव विविधता बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। भूमि का क्षरण रोकते हैं, है ना, और CO2 को कम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कम करते हैं। चलेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो अवशोषित करते हैं उसे, जिसको हम जैसे हम बाहर छोड़ते हैं सांस के रूप में, वो क्या करते हैं पेड़ पौधे उसको लेते हैं CO2 को। ठीक है, सिंपल सी बात है। बात करेंगे 14 नंबर प्रश्न की कि कौन सी जो गैस है वो प्राकृतिक रूप से वातावरण में मौजूद है और ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देती है? तो भाई साहब CH4 यानी कि मेथेन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ये भी बढ़ाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ाने का काम करती है। मुख्य स्रोत है इसके पालतू जानवर, है ना, कूड़ा, इन सब से ये निकलती है। CO2 के बाद दूसरी प्रमुख ये गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में गर्मी बढ़ाने का काम करती है ना, गर्मी वायुमंडल में पैदा करने का काम करती है, रोकती है। चलेंगे, 15 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे। जलवायु परिवर्तन यानी कि जो क्लाइमेट चेंज है उसका मुख्य कारण क्या है? भाई साहब जो मानव जनित गतिविधियां हैं वो इनका प्रमुख कारण है जलवायु परिवर्तन का, और साथ ही में पेड़ पौधे जो हैं वो कम हो रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है ना। उद्योग, वाहन, ऊर्जा उत्पादन, ये सब क्या है? ये सब दिक्कत कर रहे हैं।
है ना। प्राकृतिक जो प्रक्रियाएं हैं केवल हिस्सा बन चुकी हैं, बाकी मानव जनित जो गतिविधियां हैं वो दिक्कत कर रही हैं भाई। सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज में मानव जनित गतिविधियों का हाथ है। 16 नंबर प्रश्न की बात करेंगे कि कौन सा जल स्रोत जो है सबसे प्रदूषित हो सकता है। तो भाई साहब नदियां और झीलें, है ना, ये सबसे ज्यादा प्रदूषित हो गई आज के समय पे। कारण है उसका, कारण ये है कि भैया सबसे ज्यादा औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट को नदियों में बहाया जा रहा है। जलीय जीवन इससे प्रभावित हो रहा है। पीने योग्य जल की कमी हो रही है, दिनों दिन कमी हो रही है ना। वो कहते हैं ना वाटर वाटर एवरीवेयर लेकिन नो वाटर टू ड्रिंक। ठीक है, तो वही वाली बात हो गई। 17 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्लास में, है ना। पूरे दमखम के साथ चीजें करा पा रहे हैं हम या नहीं करा पा रहे। एक बार कमेंट में लिख जरूर दो, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो ईमानदारी से लाइक कर दो यार। मैं बार बार आपसे नहीं कहूंगा लाइक के लिए, लेकिन ईमानदारी से 1 सेकंड रुक करके आप लाइक कर सकते हैं क्लास को। मुझे बेहद खुशी होगी अगर आप एक अपना प्यारा सा कमेंट लिखते हैं, हम आपका रिप्लाई भी करते हैं। चलेंगे 17 नंबर प्रश्न की बात करेंगे कि भाई मिट्टी क्षरण यानी कि जो सॉइल इरोजन है इसको रोकने का उपाय बता दो। तो भैया सबसे बढ़िया जो उपाय है वो होता है वृक्षारोपण, पेड़ लगाओ, है ना। तटीय संरक्षण, तटों का संरक्षण करो, पेड़ लगाओ। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा यह है कि देखिएगा मिट्टी भी सुरक्षित रहेगी, बाढ़ और धूल जो है वो कम होती है, और कृषि उत्पादन जो है वो स्थिर रहता है। ये सिंपल सी बात है। आजकल तो कृषि में भी बहुत ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग, खाद का प्रयोग, अब भाई बता नहीं सकते कि इतनी ज़्यादा दिक्कत खाद की तो कितनी मारामारी पड़ी थी अभी, बताओ, है ना। 18 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। बताओ आप कहाँ से हो, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, और आपके यहाँ खाद की व्यवस्था कैसी थी? मिला खाद आपको? नहीं मिला? यूरिया डीएपी की मैं बात कर रहा हूँ। 18 नंबर प्रश्न की बात करेंगे कि भाई कौन सा प्रदूषण मानव स्वास्थ्य पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। तो सबसे अधिक जो प्रभाव डालता है वो डालता है भाई वायु प्रदूषण। देखिएगा सांस ही अगर हम सही से नहीं ले पाएंगे तो फिर दिक्कत तो होगी ना, है ना। और दिक्कत इतनी बढ़ जाएगी कि फेफड़े में दिक्कत आएगी और हृदय रोग बढ़ जाएगा। बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, है ना। बीच वाले तो झेल ले जाएंगे। मुख्य स्रोत इसके कहें तो आपने कहा सिर्फ वाहन है और उद्योग है। ठीक है, जो कारखानों की निकली जो चिमनियां हैं उनका धुआं, वाहनों का धुआं सबसे ज्यादा दिक्कत करता है। बात करेंगे 19 नंबर प्रश्न की कि जैविक अपशिष्ट का सही निपटान क्या है। भाई साहब कंपोस्टिंग की यहाँ पे बात होगी। कंपोस्टिंग यानी कि जो प्राकृतिक खाद है उसका हम ज्यादा यूज करें, है ना। यूरिया डीएपी इनका उपयोग करने से बचें। अब बताओ पहले के समय में जब लोग खेती करते थे, हमारे दादा परदादा, है ना, तो वो सब क्या करते थे बताओ? प्राकृतिक खाद, जो गोबर वाली खाद है वही तो यूज करते थे। आजकल के समय की देखो, ना तो इतनी बीमारी थी, कारण था उसका कि जो अनाज था वो बहुत बढ़िया पवित्र अनाज था। आज के समय पे क्या है भाई, अनाज को हमने खाद की वजह से, बहुत सारी ऐसी दिक्कतों की वजह से हमने बहुत ऐसी चीजें कर ली कि हमारे शरीर में बीमारियों का घर बन गया है एकदम। प्राकृतिक खाद जो है वो बनती है कंपोस्टिंग के माध्यम से, मिट्टी उपजाऊ रहती है और प्रदूषण भैया कम होता है। क्या होता है? तो आपने कहा सर प्रदूषण भी कम होता है। 20 नंबर का प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर रहेगा कि भाई ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है। तो भाई साहब CFC है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। मैं ये बात आपको पहले बता चुका हूँ। फ्रिज से, एयर कंडीशनर से, है ना, एयर कंडीशनिंग से, तो ये क्या है, AC वगैरह से सबसे ये गैस निकलती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है CFC। और UV किरणों से सुरक्षा जो है वो कम होती है। किसकी वजह से? तो आपने कहा सर CFC की वजह से। ओजोन परत का जो क्षरण है ये इसी गैस के कारण हो रहा है, और जो UV किरणें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे त्वचा पर या हमारे शरीर पर बुरा इफेक्ट डाल रही हैं। त्वचा कैंसर और रोग इसकी वजह से बढ़ सकते हैं। तो भाई साहब कम से कम इनका यूज करें, है ना। 21 नंबर का प्रश्न रहेगा कि कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित है। तो भाई साहब सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से ज्यादा सुरक्षित कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्रदूषण भी नहीं होता है और नवीकरणीय और हमेशा उपलब्ध है। नवीकरणीय मैंने आपको बताया भी था कि ऐसे संसाधन जो हमेशा उपलब्ध रहते हैं, प्रकृति ने हमें खूब मात्रा में दी है। चाहे पवन ऊर्जा की बात कर लें, जल ऊर्जा की बात करें या सौर ऊर्जा की बात करें। ठीक है, तो ऊर्जा की स्थिर आपूर्ति यहाँ पे रहती है। चलेंगे बात करेंगे नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न की कि भाई जल संकट का जो मुख्य कारण है वो क्या है, समझते हैं। तो भाई साहब जल संकट का सब कारण है। एक तो वर्षा की कमी से भी जल संकट हो सकता है। ठीक है, बताओ जल अपव्यय, ज्यादा जल आप क्या करेंगे, वेस्ट करेंगे तो भी दिक्कत होगी। प्रदूषण अगर आप पानी में कर लेंगे तो भी दिक्कत होगी। तो ये सब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि जल संकट के ये सभी कारण हो सकते हैं। चलो हम समझ लेते हैं कि देखिएगा अगर वर्षा कम होगी तब फिर क्या होगा। तो आपने कहा सर जल स्तर गिर जाएगा। अगर जल अपव्यय करेंगे तो संसाधन खत्म हो जाएंगे, है ना। प्रदूषण करेंगे तो पीने वाला जल क्या होगा, पीने योग्य जल खत्म हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी। बात करेंगे 23 नंबर प्रश्न की। आप देखो पहले क्या खारा पानी निकलता था, बताओ? बहुत कम मात्रा में निकलता था। लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा खेतों में कीटनाशकों का उपयोग, तरह तरह की जो दवाइयों का उपयोग हम कर रहे हैं, तो वो सब क्या है, मैंने आपको बता चुका हूं मैं आपको कि भाई जो मानव जनित गतिविधियां हैं सबसे ज़्यादा प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही, है ना। बात करेंगे 23 नंबर प्रश्न की कि वायुमंडलीय
जो प्रदूषण है कम करने का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? तो उद्योगों का जो अपशिष्ट प्रबंधन है उनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा उनके, तब फिर क्या होगा कि वायुमंडलीय प्रदूषण कम हो सकता है। समझते हैं कैसे? देखिएगा, कार्बन उत्सर्जन अगर कम होगा तो वायुमंडल का प्रदूषण कम होगा, वायु की गुणवत्ता बेहतर होगी, सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी, है ना, सारी चीज़ें अच्छी होंगी और मानव का स्वास्थ्य बढ़िया होगा, पर्यावरण बढ़िया होगा। तो ये जो है हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम ये चीज़ सुरक्षित रख सकते हैं। 24 नंबर प्रश्न की बात करेंगे कि जैव विविधता क्यों महत्वपूर्ण है। जैव विविधता जो महत्वपूर्ण है वो पारिस्थितिकी संतुलन के लिए भी है, औषधीय स्रोत के लिए भी हो, खाद्य सुरक्षा के लिए भी है। तो जैव विविधता भाई इसलिए जरूरी है। समझ लेते हैं जैव विविधता क्या करती है कि जीवन रूपों का संतुलन जो है वो बनाए रखती है। नई दवाओं का जो स्रोत है वो कहीं ना कहीं इससे भी हमें ये फायदा मिलता है जैव विविधता से। और खाद्य श्रृंखला जो है वो सुरक्षित रहती है। खाद्य श्रृंखला जिसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। कौन कौन? एक तो होते हैं उत्पादक, दूसरे कौन होते हैं? जो प्राथमिक उपभोक्ता, जो उत्पादक को क्या करते हैं भाई? खाते हैं। तीसरे होते हैं कौन? द्वितीयक उपभोक्ता, जो क्या करते हैं भाई? द्वितीय श्रेणी को। अच्छा, फिर तीसरे होते हैं जो अंत में, जिनको हम कहते हैं कि भाई ये काम करते हैं, मांसाहारी होते हैं और ये अंत में इनको द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं। सिंपल सी बात है। अच्छा, इससे क्या है? तो ये खाद्य जाल सुरक्षित भी रहता है। किससे? जैव विविधता से। एक और बात सिंपल सी हम समझेंगे, जो अपघटक होते हैं ना वो लास्ट में इन्हें निपटाने का काम करते हैं। तीसरे नंबर वाले को चलेंगे, बहुत अच्छी बात है। बात करेंगे 25 नंबर प्रश्न की, जो आपके डिस्प्ले पर रहेगा कि भाई प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या हैं। तो मृदा प्रदूषण की अगर हम बात करेंगे तो कीटनाशकों का और रासायनिक उर्वरकों का अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये दिक्कत होगी। दूसरा, औद्योगिक अवशिष्ट, है ना, इनसे भी दिक्कत है। प्लास्टिक का कचरा अगर हम ज़्यादा हम इधर उधर फेंकेंगे तो फिर क्या होगा? तो इससे भी मृदा प्रदूषण का बहुत ज़्यादा दिक्कत मृदा प्रदूषण में हो सकती है और मृदा प्रदूषण हो सकता है। तो मिट्टी की इससे उर्वरकता घट जाएगी, जो उपजाऊ क्षमता है, जो क्षमता है कि भाई आज के समय पे जो गेहूं है भाई वो एक बीघा में भाई साहब 5 क्विंटल आ गया है ना। पहले के समय में जो, अभी तो हम रासायनिकों का, कीटनाशकों का तरह तरह का यूज़ कर रहे हैं, तब 5-6 निकल के आ रहा है केवल, और पहले के समय में नॉर्मल था ये कि 5-6 ऐसे ही निकल आता था। चलेंगे, बात करेंगे 26 नंबर प्रश्न की, आपकी डिस्प्ले पर रहेगा कि भाई वनों की कटाई से क्या प्रभाव पड़ता है। तो वनों की कटाई से भाई जलवायु जो है वो परिवर्तन होता है। दूसरा, भूमि क्षरण होती है। तीसरा, जैव विविधता का ह्रास होता है। तो ये सब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भाई थोड़ा सा फास्ट हम इसलिए चल रहे हैं कि हमें कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुंचानी है। बाकी 30 क्वेश्चन अभी ह्यूमन वैल्यू के और बचे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनने अपना पेशेंस खो दिया होगा और हो सकता है क्लास को छोड़कर भागने लगे होंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पास 1 घंटा भी नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि आप सच में चले जाओ, है ना। क्लास को स्टार्ट करना तो बहुत आसान है, लेकिन क्लास को ख़त्म करना ये सबसे बड़ी बात होती है। CO2 जो है वो बढ़ता है, तापमान क्या भाई बढ़ जाता है। अगर CO2 बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा। मिट्टी का अपरदन होगा तो जो उर्वरक क्षमता है वो नष्ट हो जाएगी पृथ्वी की। अच्छा, जीव जंतु और जो पेड़ पौधे हैं वो क्या होंगे? तो आपने कहा सर ये भी प्रभावित होंगे। सिंपल सी बात है भैया। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, समझ लेते हैं भाई। 27 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पर रहेगा कि ओजोन परत किस प्रकार के जो विकिरण से सुरक्षा हमें देती है। तो आपने कहा सर परावैंगनी यूवी रेस से हमें सुरक्षा देती है। समताप मंडल में ये पाई जाती है। त्वचा कैंसर से हमें मुक्त करती है, ठीक है, और रोगों से हमें बचाती है। पृथ्वी पर जीवन जीने योग्य बनाती है। बात करेंगे 28 नंबर प्रश्न की कि जलवायु परिवर्तन का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। भाई साहब, बाढ़, सूखा, है ना, बाढ़ होना, बाढ़, ज़्यादा पानी, सूखा, कम पानी, है ना, फसल उत्पादन प्रभावित हो जाता है। स्वास्थ्य समस्याएं, बहुत सारी दिक्कत हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई जलवायु परिवर्तन से बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। क्या क्या दिक्कत हो सकती है? पहली तो भाई प्राकृतिक आपदाओं की संभावना जो है वो बढ़ती है। अच्छा, कृषि और खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। तीसरी बात करेंगे तो रोग भी बढ़ेगा, स्वास्थ्य जोखिम बढ़ेंगे, तो इससे बहुत सारी दिक्कतें होंगी, है ना। चलेंगे 29 नंबर प्रश्न की हम बात करेंगे। देखो, इस सब्जेक्ट को पढ़ने का आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए। देखो, परीक्षा में पास हो जाओ वो अलग बात है, लेकिन आपको अपने जीवन में किस तरह से प्रकृति के साथ जो है वो छेड़छाड़ नहीं करनी है। बहुत संभल के, बहुत अच्छे तरीके से काम करना है, क्योंकि वो सब क्या है? प्रकृति क्या है? हमारी दोस्त है, मित्र है। 29 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे, औद्योगिक कचरे का निपटान कैसे किया जाता है। तो सुरक्षित ढंग से जो प्रबंधन करके औद्योगिक कचरे का निपटान हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जाओ किसी से लड़ने लग जाओ, वो दिक्कत और बढ़ जाएगी वहाँ पे, है ना, हो सकता है कूट दिए जाओ। मानव और पर्यावरण स्वास्थ्य जो है वो सुरक्षित रहता है, प्रदूषण कम होता है और कानूनी नियमों के अनुसार जो चीज़ें हैं वो होती हैं।
नंबर 30 आपके डिस्प्ले पे रहेगा कि ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। देखो भाई, वाहनों की तेज आवाजें, है ना, फैक्ट्री मशीन में तेज आवाजें होना, हवाई जहाज की तेज गड़गड़ाहट, तो ये सब क्या है? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये सब जो है इसके लिए उत्तरदायी है। चलेंगे भाई, समझ लो तेज आवाज जो है वो क्या करती है, तो आपने कहा सर स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है, मानसिक तनाव इससे बढ़ता है और नींद और सुनने की क्षमता जो है वो प्रभावित हो जाती है। ध्वनि मापने की इकाई मैंने आपको बता दी थी पहले, डेसिबल होती है भैया। अच्छा, बात करेंगे 31 नंबर प्रश्न की कि जलवायु परिवर्तन रोकने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। तो सबसे प्रभावी तरीका जो है वो CO2 उत्सर्जन कम करना, ये सबसे बढ़िया तरीका हो सकता है ना। अगर जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज अगर होगा तो बहुत दिक्कतें होंगी, मानव स्वास्थ्य पर असर आएगा, ठीक है, बहुत सारी समस्या हो जाएंगी। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है, अगर आप CO2 का उत्सर्जन कम करते हैं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट घटता है, ठीक है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट घटने से सबसे बड़ा फायदा होता है किसका, कि हमारे वायुमंडल में जो है वो गर्मी नहीं रहती है ना, तापमान स्थिर रहता है, ठीक है। और तापमान स्थिर रहेगा, अगर ग्रीन हाउस प्रभाव घटेगा तो तापमान स्थिर रहेगा और प्राकृतिक आपदाएं भी कम होंगी। ये सिंपल सी बात है, समझते हैं। 32 नंबर का प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर रहेगा कि भाई नदियों में प्लास्टिक प्रदूषण का मुख्य प्रभाव क्या है। तो भाई जलीय जीवन को नुकसान, ये दिक्कत है। अच्छा, जो जल में रहने वाले जीव हैं, अगर प्लास्टिक हम उसमें डालेंगे, बहाएंगे, तो उनको नुकसान होगा। पीने योग्य जल की कमी बढ़ेगी और जल प्रदूषण भी बढ़ेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, समझते हैं। अच्छा, मछलियां और जो जीव हैं वो मर जाते हैं, जल स्रोत जो है वो प्रदूषित होते हैं, मानव स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित ज़्यादा होता है, तो जल प्रदूषण से ये दिक्कतें होती हैं। 33 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पर रहेगा कि भाई हरित प्रभाव को बढ़ाने वाली गैस कौन सी है। हरित प्रभाव वही ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो वही गैस है CO2, है ना। CO2 क्या है, हरित प्रभाव बढ़ाने वाली गैस है। क्यों है, क्योंकि ये कार्बन उत्सर्जन बढ़ाती है, तापमान इससे बढ़ता है, तापमान बढ़ेगा, क्लाइमेट चेंज होगी, प्रकृति इधर की उधर हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी भैया। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग का ये मुख्य कारण बनेगी कौन, तो आपने कहा सर CO2। चलेंगे 34 नंबर प्रश्न आपके डिस्प्ले पर रहेगा कि नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण क्या है। तो नवीकरणीय वो ऊर्जा संसाधन होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। पहले तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सुन लो, सौर, पवन, जल, है ना। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा वो संसाधन है जो प्रकृति ने हमें खूब मात्रा में दी है, कि इनका हम खूब उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, सस्ते भी होते हैं। और उस सेम अगर हम देखें, जो पेट्रोल है, कोयला है, जो प्राकृतिक गैसें हैं, ये अनवीकरणीय संसाधन है, ऐसे संसाधन जो सीमित मात्रा में है, ठीक है, और उनका उपयोग हम ज़्यादा करेंगे तो CO2 गैस का उत्सर्जन होगा, प्रदूषण होगा। चलेंगे, हमेशा ये उपलब्ध रहती है, प्रदूषण भी कम करती है, और भविष्य में जो स्थिर ऊर्जा का स्रोत भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है, मुझे ही क्या, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी दिखाई पड़ता है। 35 नंबर प्रश्न की हम बात करेंगे, जैविक जो विविधता है घटने का मुख्य कारण क्या है। तो भाई साहब, वनों की कटाई, दिनों दिन कटाई हो रही, शहर पे शहर बनते जा रहे, है ना, जनसंख्या बढ़ रही, दिक्कत हो रही भाई, है ना। प्रदूषण कहीं ना कहीं अगर देखें तो ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और शिकार, तो भाई साहब ये तो हम क्या ही बताएं, पूरा खाद्य जाल सिस्टम दिक्कत में है, ठीक है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे, नेक्स्ट है भाई, इसमें एक पॉइंट हम समझ लेते हैं कि पारिस्थितिक संतुलन जो है वो बिगड़ता है, प्रभावित होता है, फसल उत्पादन पर असर पड़ता है, और जीवन रूपों की जो संख्या है वो कम होती है। बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं, है ना, जीव जंतुओं की, जो विलुप्त होती जा रही हैं। अब समझ लो बात कि भाई जो पर्यावरण अध्ययन है उसके खाद्य जाल, आहार श्रृंखला और वनों से संबंधित जरा हम MCQ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 36 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे रहेगा कि भाई आहार जाल यानी कि जो फूड चेन है वो क्या दर्शाती है। तो वो दर्शाती है कि पौधों और जीवों के बीच जो ऊर्जा का प्रवाह है वो कैसा है। सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम 3-4 चीज़ें समझ लेते हैं। पहले तो होते हैं प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक, दूसरे होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरे होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता, और तीसरे होते हैं डिकम्पोजर्स यानी कि अपघटक, ठीक है। अच्छा, एक सिंपल सी बात है, ये किनका उपभोग करते हैं, तो आपने कहा इनका, और ये तो दूसरे वाले का, और ये लास्ट में इनका, ठीक है, माफ करना, ये लास्ट में इनका, और लास्ट में ये क्या है, अपघटक है जो नष्ट हो जाते हैं। चलेंगे, अब समझ लो कि भाई ऊर्जा, अच्छा सिंपल सी बात एक और हम समझ लेंगे पहले कि जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक है, तो बताओ पहले हमें कि इनमें शाकाहारी कौन है, बताओ शाकाहारी कौन है। तो भाई क्या उत्पादक शाकाहारी है या प्राइमरी कंज्यूमर, तो आपने कहा सर उत्पादक तो पेड़ पौधे होते हैं, और ये प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो पेड़ पौधों को खाते हैं,
सिंपल सी बात है। तो ये पेड़ पौधों को अगर खाएंगे तो ये क्या है, तो आपने कहा सर ये शाकाहारी है, बाकी मांसाहारी होते हैं। चलेंगे, ऊर्जा और पोषक तत्वों का जो आदान प्रदान है वो कहीं ना कहीं खाद्य प्रवाह से संतुलन में रहता है। तीसरा है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है। बात करेंगे 37 नंबर प्रश्न की कि भाई खाद्य जाल यानी कि जो फूड वेब है क्या दर्शाती है, तो आपने कहा सर ये अलग अलग आहार श्रृंखलाओं का नेटवर्क जो है वो दर्शाती है। अलग अलग आहार खाद्य श्रृंखलाएं, ध्यान रखना इस बात को, क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपा मिलेगा ये, है ना, बिल्कुल छपा क्वेश्चन ये मिलेगा। कई आहार श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी रहती हैं और पारिस्थितिकी में ऊर्जा बहाव को समझने में हमें यहाँ से मदद मिलती है। जीवों के बीच संतुलन बनाए रखने का भी काम ये कहीं ना कहीं हमें यहाँ से देखने को मिलता है। 38 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे है। वीडियो अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो तो ईमानदारी से लाइक कर दो, जुड़ जाओ। अगर अभी तक आपने 37 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं तो मुझे लगता है कि आप अपनी पढ़ाई के प्रति सजग है ना। चलेंगे भाई, वनों की कटाई से कौन सा प्रभाव जो है वो पड़ता है, तो भाई जीव जंतु और पौधों का ह्रास होता है, जलवायु परिवर्तन होती है, मिट्टी का अपरदन, तो यानी कि डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि बहुत सारी दिक्कतें वनों की कटाई से हो सकती है। कौन कौन, एक तो प्राकृतिक जो आवास है वो कम होते हैं, CO2 बढ़ती है, CO2 बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से तापमान बढ़ता है ना, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। बात करेंगे मिट्टी की उर्वरक क्षमता की, तो ये भी क्या है, तो भाई साहब कम हो जाती है, और जो उपजाऊ जो चीज़ें होती हैं मृदा अपरदन से जो उपजाऊ तत्व होते हैं वो बह जाते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है कि एक शाकाहारी जानवर किस श्रेणी में आता है, तो आपने कहा सर प्राइमरी कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि ये उत्पादक को खाते हैं, सिंपल सी बात है। ये क्या करते हैं, तो आपने कहा सर उत्पादक को खाते हैं, उत्पादक यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं। ऊर्जा का पहला उपभोक्ता, तो भाई साहब यही है प्राथमिक। और बात करेंगे खाद्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा है, कौन है, तो आपने कहा सर प्राथमिक उपभोक्ता। चलेंगे 40 नंबर प्रश्न आपके डिस्प्ले पे कि किसी वन में सर्वाधिक जैविक विविधता किस स्थान पर होती है, तो आपने कहा सर प्रोड्यूसर, है ना। किस वन में सर्वाधिक अगर जैव विविधता की बात करें तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर पेड़ पौधे हो जाएंगे और उत्पादक हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कैसे, देख लो, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है एक तो ये, दूसरे सभी जीवों के लिए आधार है पेड़ पौधे, है ना। तीसरे की बात करेंगे पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में पेड़ पौधों का बहुत बड़ा योगदान है। 41 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे है। थोड़े हम फास्ट चल रहे हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, रोक रोक करके आप चाहें तो चीज़ों को लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। फास्ट हम इसलिए चल रहे हैं कि कम टाइम में मुझे ज़्यादा चीज़ें देनी है, मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए, लेकिन एक एक बात आपके माइंड में फिट करना चाहता हूँ। कंटेंट और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की मैं हमेशा बात करता हूँ, और कंटेंट में अपने बाकी दम है। आपने अगर इतना पढ़ लिया है तो आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि जो कंटेंट है अपना तगड़ा है, समझेंगे। 41 नंबर प्रश्न की बात करेंगे कि वनों का सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय लाभ क्या है, तो भाई साहब CO2 को अवशोषित करना, ऑक्सीजन का उत्पादन बनाए रखना, जैव विविधता बनाए रखना, ये वनों का सबसे बढ़िया जो महत्वपूर्ण पर्यावरणीय लाभ देखें तो ये होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे, समझ लो भाई, जलवायु नियंत्रण में ये मदद देते हैं, जीवन का आधार है, और बाकी भूमि और जलीय पारिस्थितिकी में संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। कौन? तो आपने कहा सर वन से हमें क्या मिलती है, तो आपने कहा सर इमारती लकड़ी भी हमें मिलती है वनों से, और बहुत सारी औषधियाँ भी हमें वनों से मिलती हैं, ठीक है, जो हमारे आयुर्वेद में वर्णित है। एपेक्स प्रीडेटर का जो महत्व है वो क्या महत्व है, तो ये आहार श्रृंखला में संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि ये पॉपुलेशन पर नियंत्रण करता है और प्रजातियों के बीच संतुलन बनाता है। पारिस्थितिकी जो संरचना है वो सुरक्षित रहती है यहाँ से। 43 नंबर का प्रश्न है, डीकम्पोजर जो होते हैं यानी कि जो जैव अपघटक होते हैं वो क्या कार्य करते हैं, तो वो मृत जीवों को तोड़ने का काम करते हैं जो मर जाता है ना। जैसे मैंने देखा कि उत्पादक है ना, उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद भाई द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद तृतीयक, तो अब लास्ट में जो काम करेगा वो कौन करेगा बताओ। तो नहीं तो अगर ये डले रहेंगे, सड़ेंगे गलेंगे, क्या होगा, बहुत सारी दिक्कतें होंगी ना। अब बहुत सारे वायु प्रदूषण का भी ये कहीं ना कहीं कारण बन जाएंगे। तो फिर ये काम जो काम करते हैं वो करते हैं सर जैव अपघटक, ये काम करते हैं। तो भाई साहब मृत जीवों को तोड़ने का काम, ऊर्जा को वापस मिट्टी में देना, है ना, और पोषक तत्वों का पुनः उपयोग, तो ये इनका डीकम्पोजर्स का उपयोग कहीं ना कहीं हम देखते हैं। बाकी प्राकृतिक अवशिष्ट को नष्ट करने का काम ये करते हैं, मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं और खाद्य जाल और श्रृंखला बनाए रखने का काम करते हैं। भाई साहब प्रकृति में ये सब चीज़ें अपने आप होती हैं, क्यों? क्योंकि ये चलाने वाला, सृष्टि को चलाने वाला मालिक कौन है ना, सब भगवान है कि नहीं। जो कक्षा 10 तक की विज्ञान पढ़ लेता है, अपने आप को साइंटिस्ट समझता है कि भाई ये चीज़ें ऐसी चल रही, बताओ चल रही क्या ऐसी। आपके शरीर में जो सिस्टम चल रहा है भाई, है ना, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, सांस आप ले रहे हैं,
धड़कन जो आपकी चल रही है, इनमें आपका नियंत्रण है क्या? बताओ, आपका कंट्रोल है क्या? ये सब करवाने वाले कौन है? तो आपने कहा सर सीधे शिव हैं, शिव भोले बाबा हैं, है ना। चलेंगे, बात करेंगे 44 नंबर प्रश्न की कि वनों के बिना कौन सा प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा? तो भाई साहब CO2 बढ़ जाएगी। CO2 बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्या होगा? तापमान या अनियंत्रित हो जाएगा, और तापमान अनियंत्रित होने से जलवायु में परिवर्तन होगा, और जलवायु परिवर्तित हो जाएगी तो क्या होगा? मानव के स्वास्थ्य पर असर आएगा, है ना। तो जलवायु असंतुलन, भूमि क्षरण, ये सब क्या है? कहीं ना कहीं दिक्कत देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ लेते हैं कि भाई वनों से जो पर्यावरण संतुलन है वो बिगड़ जाता है, और प्राकृतिक आपदाओं की संभावना भी बढ़ती है, जैव विविधता कम होती है, इसलिए वनों की कटाई बिल्कुल ना करें, नए नए पेड़ लगाएं, है ना, और पेड़ लगाकर उनका ध्यान दें। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल पेड़ लगा दिए फोटो खिंचाने के लिए। 45 नंबर का प्रश्न है कि शाकाहारी और मांसाहारी जानवरों को क्या कहा जाता है? तो आपने कहा सर इन्हें कंज्यूमर्स कहा जाता है, उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है, अब प्राथमिक है तो उनको शाकाहारी, और द्वितीयक है तो मांसाहारी। प्रोड्यूसर यानी कि जो पौधों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और खाद्य श्रृंखला का हिस्सा होते हैं विभिन्न जो ट्रॉपिक लेवल पर, ये सब जो है वो जरूरी भी है ना। 46 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे, मात्र 4 क्वेश्चन और रहेंगे 46 को जोड़ के, तो बस इसके बाद क्या है? मानवीय मूल्य यानी कि जो ह्यूमन वैल्यू है, उनसे रिलेटेड जो प्रश्न है वो हम डिस्कस करेंगे, जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। खाद्य जाल में एक प्रजाति के समाप्त होने का क्या प्रभाव हो सकता है? तो पूरे पारिस्थितिकी पर तंत्र पर जो है वो असर हो सकता है, अगर एक भी प्रजाति अगर इसमें डिस्टर्ब हो जाती है तो, है कि नहीं। चलेंगे भाई, ऊर्जा प्रभाव जो है वो बाधित होता है, अन्य प्रजातियों की संख्या भी प्रभावित हो सकती है, और संतुलन जो है प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है। चलेंगे भाई, रेड डाटा बुक क्या होती है बताओ। 47 नंबर प्रश्न हम समझ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप बताओ किसी को और पता हो कि रेड डाटा बुक क्या होती है? क्या संकटापन्न जो प्रजातियां हैं उनको इसमें रखा जाता है? जल्दी से एक बार हमें कमेंट में बताएंगे कि रेड डाटा बुक क्या होती है। 47 नंबर का प्रश्न है कि वनों के मुख्य जो प्रोड्यूसर हैं वो कौन होते हैं? तो आपने कहा सर उत्पादक पेड़ पौधे ही होते हैं। ठीक है, और ये जो अपना भोजन है वो सूर्य की ऊर्जा से बनाते हैं, सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की मदद से ये अपना भोजन बनाते हैं, आहार श्रृंखला का आधार होते हैं, और जीवों के लिए भोजन होते हैं, है ना, और ऑक्सीजन भी ये प्रदान करते हैं। तो पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा जरूरी है। 48 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, वन्य जीव संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वन्य जीव संरक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है, प्रजातियों को बचाना, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना, जैव विविधता बनाए रखना, ये सब क्या है? तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भैया। चलते हैं, समझते हैं कि भाई जो संकटग्रस्त प्रजाति हैं उनकी रक्षा करना, जो विलुप्त होने वाले हैं, पारिस्थितिकी संरचना सुरक्षित करना, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, ये क्या है? तो आपने कहा सर ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है, वन्यजीव जो संरक्षण है इनका उद्देश्य है। चलेंगे 49 नंबर प्रश्न समझते हैं। आप परेशान ना हो ना, आप सोच रहे होंगे कि भाई 48 समझ लिए हमने, लेकिन 48 तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे भूल गए हो। परेशान ना हो, लास्ट में रिवीजन भी करा देंगे हम। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे हम 30 प्रश्न। ठीक है, 30 प्रश्न मानवीय मूल्य के बाद में पढ़ेंगे, पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। चलो, इसके बाद फिर जो है मानवीय मूल्य पढ़ लेंगे 30। ठीक है, चलेंगे 49 नंबर का प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला में सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? तो सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले जानवर, इनको कहते हैं सेकेंडरी, है ना। चलेंगे भाई, समझ लेते हैं। सेकेंडरी जो होते हैं प्राइमरी को खाते हैं, यानी कि भाई मांसाहारी होते हैं। ऊर्जा का उच्च ट्रॉपिक लेवल यहाँ पे देखने को मिलता है, संतुलन बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है। ठीक है, और एक और सिंपल सी बात हम आपको बताना चाहेंगे, पहले ये 50 और समझ लो, उसके बाद बता रहे कि भाई वनों की कटाई रोकने के लिए कौन सा उपयोग सबसे ज़्यादा कारगर है? तो भाई पुनर्नवीनीकरण जो है और वृक्षारोपण, ये क्या है भाई? बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इससे क्या होगा? तो इससे भाई जैव विविधता सुरक्षित रहेगी, CO2 कम होगी और पर्यावरण संतुलन बना रखेगा। ठीक है, अब चलो जरा हम समझ लेते हैं कि भाई जो हमने पढ़ा है पॉइंट टू पॉइंट, उनका हम सारांश एक बार देखते हैं, रिवीजन हम जरा कर लेते हैं। सिंपल सी बात है कि O2 जो है वो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा है ग्रीन हाउस जो गैसें हैं CO2 CH4, ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने का मुख्य कारण होती हैं। तीसरा है सौर और जो पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, नवीनीकरण है, प्रदूषण उनसे कम होता है। अनवीनीकरण में जो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक जो गैसें हैं वो दिक्कत करती हैं। चलेंगे भाई, चौथे की बात करेंगे कि वनों की जो कटाई है, भूमि क्षरण इससे होता है, जैव विविधता का ह्रास होता है और जलवायु परिवर्तन होता है, जिससे मानव स्वास्थ्य पर और प्रकृति पर बहुत लंबा इसका असर आ सकता है। 5 नंबर का है कि ध्वनि प्रदूषण, तो डेसिबल इसकी इकाई होती है। वाहन, फैक्ट्री, हवाई जहाज, और इनसे क्या है जो तेज इनकी आवाज़ आती है उससे स्वास्थ्य प्रभावित होता है, तेज ध्वनि से स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है ना।
बहरापन जैसी समस्याएं आ सकती हैं। 6 नंबर का है कि जल प्रदूषण, तो औद्योगिक जो अपशिष्ट है, प्लास्टिक का उसमें डालना है, बहना है, जलीय जीवन है, इससे प्रभावित हो सकता है। 7 नंबर है कि आहार श्रृंखला, इसमें प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी और अपेक्स और डिकम्पोजिशर्स ये सब होते हैं, यानी कि उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपेक्स होते हैं और डिकम्पोजिशर्स होते हैं, जो क्या करते हैं भाई, डिकम्पोजिशर्स का काम ही होता है कि मृत जो जीव हैं उनको क्या करें, मिट्टी में मिला दें और बाकी क्या कर दें, उनको मिट्टी को उपजाऊ कर दें। 8 नंबर का है कि खाद्य जाल क्या है, तो कई आहार श्रृंखलाओं का जो नेटवर्क है पारिस्थितिकी संतुलन में ये सहायक होता है। 9 है डिकम्पोजिशर्स, ये मृत जीवों को तोड़कर पोषक तत्व वापस मिट्टी में, है कि नहीं। 9 नंबर का प्रश्न हम जरूर समझ रहे हैं, पढ़ लिया है 9 हमने। 10 समझ रहे हैं। अपेक्स प्रीडेक्टर क्या है, ये पॉपुलेशन नियंत्रण में सहायक है, आहार श्रृंखला संतुलन में भी ये सहायक होते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है कि भाई वन यानी कि CO2 अवशोषण जो काम करते हैं कौन करते हैं, तो आपने कहा सर वन करते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ऑक्सीजन उत्पादन कहाँ से होता है, तो आपने कहा सर ज़्यादा पेड़ होंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, है ना। जैव विविधता सुरक्षा ये सब कौन करता है, तो आपने कहा सर वन से ही मिलती है हमें। 12 नंबर की बात करेंगे तो जलवायु परिवर्तन, तो भाई साहब बाढ़, सूखा, फसल। अच्छा, जलवायु परिवर्तन हुआ, तेज पानी वर्षा, बाढ़ आ गई, कम पानी वर्षा, सूखा हो गई, फसल बर्बाद हो गई, ज़्यादा पानी में भी कम पानी में भी, तो नुकसान हो गया फसल का, है ना। स्वास्थ्य पर भी इफेक्ट आएगा, तो बहुत सारी आमजन में बहुत दिक्कत होती है ना। जन माल की, पशुओं की, सबकी हानि होती है। 13 नंबर की बात करेंगे मिट्टी प्रदूषण, तो कीटनाशकों का ज़्यादा उपयोग करना, प्लास्टिक का यूज़ करना, है ना, ऐसे ही फेंक देना, फिर औद्योगिक कचरा है, ये सब क्या करते हैं बताओ, रासायनिक पदार्थ जो है ना, रासायनिक जो खाद हम यूज़ कर रहे हैं खेतों में, तो ये सब से मृदा प्रदूषण हो रही है और तरह तरह की बीमारियां जो है वो जन्म ले रही हैं। बात करेंगे रिवीजन में हम 14 नंबर पॉइंट की कि ओजोन परत, तो भाई साहब यूवी जो किरणें हैं उनसे सुरक्षा में मिलती है, कौन करती है, तो आपने कहा सर ओजोन परत करती है। CFC गैस उत्तरदायी है इसके लिए कि जो ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। और CFC गैस निकलती कहाँ से है, तो भाई साहब रेफ्रिजरेटर से निकलती है, AC से निकलती है, एयर कंडीशनिंग से निकलती है। 15 नंबर की बात करेंगे कि वन संरक्षण उपाय, तो वृक्षारोपण, पुनर्नवीनीकरण और जैव विविधता सुरक्षित, इससे बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती हैं, किससे, सिर्फ पेड़ लगाने से। तो ऐसा पेड़ लगाओ और उनकी देखभाल करो। अब 30 क्वेश्चन समझ रहे हैं हम मानवीय मूल से, क्योंकि यहाँ से जो 30 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपके देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और एक अच्छा वेटेज जो है वो मानवीय मूल का आपके एग्जाम में रहता भी है। तो इन 30 क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आप अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिएगा, दूसरों के साथ समान व्यवहार करने वाला जो मूल है वो कौन है, तो आपने कहा सर न्याय, ठीक है। न्याय बहुत अच्छे से हमें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, समझ लो पहले बात, क्योंकि देखिएगा जिस पक्ष से हम बात सुनते हैं वो बात हमें बिल्कुल सत्य लगती है, ठीक है। जब तक हम दूसरे पक्ष को नहीं सुनेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि असली में गलती किसकी है। तो हमें क्या करना चाहिए भाई, दूसरों के साथ समान व्यवहार करने वाला जो मूल है वो है भाई साहब न्याय। कौन है, तो आपने कहा सर न्याय है। अच्छा, समान अवसर और अधिकार देना, ठीक है, ये न्याय की श्रेणी में आता है। दोनों को समान अवसर दें, है ना, और समान अधिकार दें। सामाजिक संतुलन बनाए रखने में ये सहायक है। नकारात्मक भाव से बचने में भी काफ़ी सहायक हो सकता है। जो नेगेटिव थॉट आते हैं या जो भविष्य की अगर हम योजना में देखें तो ये काफ़ी सहायक हो सकता है। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे कि दूसरों की भावनाओं को समझने और सहानुभूति दिखाने वाला जो मूल है वो है भाई सहानुभूति, पेशेंस, माफ करना, सिंपैथी। क्या है भाई, सिंपैथी है। क्यों, क्योंकि भाई दूसरों के दर्द को ये इससे हम महसूस कर सकते हैं, मदद करने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती है ना। अगर आप सहानुभूति दिखाएंगे, सहानुभूति अपने अंदर अपने हृदय में रखेंगे, है ना, तो क्या होगा, मदद करने की प्रवृत्ति जो है आप में बढ़ेगी। सामाजिक संबंध जो है वो मजबूत होंगे। आज आप किसी की मदद करेंगे, कल जब आपको मदद की जरूरत होगी तो कोई आपकी करेगा, ठीक है। तो हमेशा भाई हेल्पिंग नेचर रखिए, है ना। समय बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि समय का महत्व और अनुशासन का पालन करने वाला मूल कौन सा है, तो वो है भाई अनुशासन, है ना। हमें हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए, ठीक है। जब हमें कोई देख रहा हो या कोई हमसे कहे कि भाई अनुशासन में क्यों नहीं रह रहे, है ना। अब आप सब बड़े हो गए, समझदार हो गए, समय की पाबंदी आपको सीखनी पड़ेगी, कार्य की सफलता और जिम्मेदारी और स्थिरता, ये सब चीजें चलेंगे। 4 नंबर प्रश्न की यहाँ पे बात होगी। बताओ भाई सच में तगड़ी क्लास है या नहीं है, बताओ समझ में आ रही कि नहीं आ रही चीजें, एक बार कमेंट में लिख दो। और किस यूनिवर्सिटी से आप ये वीडियो देख रहे हैं वो सबको लिखना है, ठीक है। और जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं आप बताओ कि इतने में कितने क्वेश्चन आपके सही है, ठीक है। जो खुद से आपको आ रहे हो तो कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे, है ना। पर्यावरण में 50 में कितने आ रहे थे और 30 में कितने आ रहे, वो सब आप लिखेंगे एक बार, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न की हम बात करेंगे कि अपने आवेग और क्रोध पर नियंत्रण रखने वाला मूल कौन सा है, तो संयम है भैया, संयम में रहिए, है ना। संयम क्या है, अपने क्रोध। अब बताओ एक और बात बताओ,
क्रोध तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बताओ कर सकता है कि नहीं, लेकिन सही समय पर क्रोध करना चाहिए। प्रेम में अब कोई भी व्यक्ति है भाई, बहुत ज़्यादा प्रेम अंदर से उमड़ रहा है, तो कुछ भी अपनी पर्सनल बात किसी से बता दी है ना, शेयर कर दिया, कुछ भी ऐसी बात है जो लोगों को कहते चलेगा, ऐसा नहीं करना है ना। प्रेम हो, क्रोध हो, सब में मौन अगर आप रहते हैं तो फिर ये बहुत ज़्यादा फायदा आपको देगा। मानसिक संतुलन इससे आपका मजबूत बनेगा और आपके अंदर जो इमोशनल कंट्रोल है वो आएगा। निर्णय स्पष्ट और सही रहता है। सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में आपको लाभ कहीं ना कहीं संयम का देखने को मिलेगा। 5 नंबर प्रश्न आपकी डिस्प्ले पे, दूसरों की मदद करने और सेवा करने वाला जो मूल है वो कौन सा है? तो भाई साहब वो सेवा है। सेवा भाव प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। जरूरतमंदों की सहायता अगर आप करते हैं तो भाई साहब भगवान आपकी सहायता करते हैं। सामाजिक संबंध इससे मजबूत होता है। कभी आपको जरूरत पड़ गई तो कभी दूसरे व्यक्ति को पड़ गई, है ना। तो भाई नकारात्मक भावों का यहाँ से विरोध होता है। चलेंगे 6 नंबर प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर रहेगा कि भाई शांति बनाए रखने और मानसिक संतुलन के लिए कौन सा मूल आवश्यक है? तो वो शांति है। ठीक है, मानसिक संतुलन, अगर आपके पास अपार संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपके अंदर शांति नहीं है तो भाई साहब बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। तनाव और संघर्ष जो है वो कम होता है, मानसिक और सामाजिक संतुलन बनता है, आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे, आप अच्छी चीज़ें सोच पाएंगे। अगर तनाव रहेगा, चिंता रहेगी, तब फिर आप सोच नहीं पाएंगे। सोचने समझने की जो क्षमता है उस पर भी दिक्कत होती है। जीवन में स्थिरता जब ही आएगी जब आपके अंदर शांति होगी। 7 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पर रहेगा कि भाई भरोसा और विश्वास बनाए रखने वाला कौन सा मूल है? तो वो विश्वास ही है। भरोसा और विश्वास वाला कौन है? तो आपने कहा सर विश्वास ही है। रिश्ते मजबूत बनते हैं, सहयोग बढ़ता है ना, नकारात्मक प्रभाव से आप बचते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है कि दूसरों के अधिकारों और समानता का सम्मान करने वाला कौन सा मूल है? तो आपने कहा सर ये न्याय है। ये कौन है? तो आपने कहा सर न्याय है। न्याय जो है वो समान व्यवहार, समान अधिकार सबके लिए होना चाहिए। समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है, अन्याय से बचाता है। बात करेंगे 9 नंबर प्रश्न की, आत्म सुधार और व्यक्तिगत विकास के लिए कौन सा मूल आवश्यक है? तो भाई साहब वो है ईमानदारी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आत्म सुधार और व्यक्तिगत विकास के लिए ईमानदारी बेहद जरूरी है। ईमानदारी से क्या है, देखिएगा आपके पास सही और गलत में फर्क करने का तर्क होना चाहिए। जिम्मेदारी और सफलता, ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप ईमानदार हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे, आपको सफलता ही मिलेगी। व्यक्तिगत और सामाजिक सम्मान आपको मिलेगा। ठीक है, बात करेंगे 10 नंबर प्रश्न की कि भाई दूसरों की भावनाओं और अधिकार का सम्मान करना ये किस मूल से जुड़ा है? ये सहानुभूति से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? सहानुभूति से। चलेंगे, देखिएगा दूसरों की भावनाओं को समझना, है ना, सहयोग और मदद करना, या और इससे क्या होगा कि भाई सामाजिक संबंध जो हैं आपके मजबूत हो जाएंगे। बात करेंगे 11 नंबर प्रश्न की जो आपकी डिस्प्ले पे है, झूठ से बचने और सत्य बोलने वाला मूल कौन है? तो भाई साहब वो ईमानदारी ही है ना। झूठ से भी बचाए और सत्य बोले तो वो क्या है? तो आपने कहा सर वो भाव ईमानदारी है, ये आपके पास होना चाहिए। इससे विश्वास बनाए रखते हैं लोग बाग आप पे, संबंध भी मजबूत होंगे और नकारात्मक गुणों का जो है वो ऑटोमेटिक विरोध यहाँ से हो जाएगा। एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय हिंदी में जरूर लिख देंगे, है ना। ओम नमः शिवाय एक बार जरूर लिखना है। बात करेंगे 12 नंबर प्रश्न की, स्वार्थ और लालच के विपरीत मूल्य क्या है? भाई साहब सेवा है ना। स्वार्थ और लालच के विपरीत है सेवा। ठीक है, सेवा भाव अगर आपके पास है तो फिर आप स्वार्थी नहीं हो सकते, ना स्वार्थी होंगे ना लालची होंगे। इससे क्या होगा भाई साहब, दूसरों मदद करने का मौका मिलेगा, है ना। जब आप किसी की मदद करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद करेगा, ध्यान रखना। समाज में सहयोग बढ़ेगा और नकारात्मक भावों का विरोध होगा। आज के समय की बात करें और पुराने समय को अगर हम देखें तो पहले बहुत ज़्यादा मनोभाव था, एक दूसरे के प्रति बड़ा सम्मान, बड़ी लगन, बड़ा प्रेम। बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न की, अपने और दूसरों के लिए सही निर्णय लेने में जो मदद करता है वो कौन सा मूल है? तो वो है विवेक। ठीक है, तो विवेक व्यक्ति के पास होना बेहद जरूरी है, जिससे सही गलत में आप फर्क कर सकते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। जीवन में स्थिरता आएगी, सफलता आपको मिल जाएगी, है ना, और समाज में आपका सम्मान होगा। तो भाई साहब ये बहुत जरूरी है कि आपके पास विवेक हो, विवेकवान बने आप, विवेकशील बने आप। ठीक है, 14 नंबर का प्रश्न है कि क्रोध और नकारात्मक भावों को नियंत्रण करने वाला मूल कौन है? तो वो है संयम। ठीक है, संयम, देखिए बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्या है भाई, मैं कहता हूँ संयम नहीं है ना। सही समय पर मैं कहता हूँ क्रोध, ठीक है क्रोध आ सकता है लेकिन उचित समय पर, हर चीज़ का एक समय होता है उचित। आवेगों पर नियंत्रण करना चाहिए। मानसिक और सामाजिक संतुलन आपको बनाए रखना पड़ेगा। व्यक्तिगत और सामुदायिक जीवन में लाभ ये आपको देगा। ठीक है,
चलेंगे 15 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे है। बताओ पूरे यूट्यूब पे सबसे दमदार क्लास है कि नहीं है। 15 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे है कि दूसरों की खुशी में जो खुशी महसूस करने वाला जो मूल है वो कौन है। तो आपने कहा सर करुणा है। ठीक है, कौन है तो भाई साहब करुणा है। लेकिन एक और बात बताएं, आज के समय पे जो लोग हैं वो अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरों की खुशी से ज़्यादा परेशान है ना। दूसरों के लिए सहयोगी आप बने, सकारात्मक सामाजिक व्यवहार आपके अंदर आए, समाज में समरसता हो। ठीक है, 16 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि समाज में अनुशासन बनाए रखने वाला मूल कौन है। तो वो अनुशासन ही है। कौन है, अनुशासन ही है भैया। समय में पाबंदी, जिम्मेदारी निभाना है ना, और कार्य में आपको सफलता भी मिलेगी। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। 17 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे। भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद हमने इस क्लास को बनाया है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि टाइम ज़्यादा हो गया, क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा थी और बताना मुझे ज़्यादा था। एक एक चीज़ को आपके माइंड में फिट करना बेहद ज़रूरी था। ठीक है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलेंगे ना, पेपर आप जब देंगे तो आप खुद कहेंगे कि हाँ भाई पेपर में मज़ा आ गया एकदम। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न है कि दूसरों के प्रति सम्मान और नम्रता दिखाने वाला मूल कौन है। तो आपने कहा सर विनम्रता है। अगर और भी सारी क्लास देखना चाहते हैं जिसमें 100 MCQ 200 MCQ, तो उसकी भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे इस वीडियो में। डिजिटल मार्केटिंग या अन्य आपके जो सब्जेक्ट है, राजनीति विज्ञान, हिंदी, तो उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी आपके सभी विषयों की क्लास देते हैं, चाहे मेजर हो या फिर माइनर हो। प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लें। चलेंगे बात करेंगे 18 नंबर प्रश्न की। तो इससे क्या है भाई, विनम्रता से आपके जो सामाजिक संबंध है वो मजबूत होंगे, अहंकार कम होगा और सहयोग की समझ बढ़ेगी, है ना। अच्छा, क्वेश्चन हमने समझा कि नहीं समझा। दूसरों के प्रति जो सम्मान है, नम्रता दिखाने वाला वो कौन है। तो आपने कहा सर ये विनम्रता है। कौन है तो भाई साहब विनम्रता है। 18 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे है कि भाई आत्मनियंत्रण और संयम का मूल्य क्या है। तो आत्मनियंत्रण और संयम का जो मूल है वो संयम खुद है। क्या है, आत्मनियंत्रण आप कैसे करेंगे, अगर आपके अंदर संयमता होगी, अगर आप बहुत अच्छे धैर्यवान अगर व्यक्ति है तो फिर आप आत्मनियंत्रण कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे, है ना। आवेगों पर आपका नियंत्रण होना चाहिए, किसी भी प्रकार का हो। किसी ने तारीफ कर दी, है ना, बहुत जल्दी खुश हो गए। किसी ने थोड़ी कुछ ऐसी बात बोल दी, आप क्रोधित हो गए। तो ये क्या है, ये आवेगों पर नियंत्रण ही तो नहीं है। मानसिक संतुलन आपका सही नहीं है। तो इससे क्या है, विनम्रता आएगी, नम्रता आएगी तो क्या होगा, निर्णय में स्पष्टता होगी, मानसिक संतुलन बनेगा और आवेगों पर नियंत्रण भी हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न आपकी डिस्प्ले पे कि भाई दूसरों की मदद और सहयोग करने वाला जो मूल है वो सेवा भाव है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सेवा भाव होना चाहिए। जरूरतमंदों की सहायता करेंगे, समाज में सहयोग बढ़ेगा, नकारात्मक भावों का विरोध हो जाएगा ऑटोमेटिक। 20 नंबर का प्रश्न है कि झूठ से बचने और सत्य बोलने वाला मूल क्या है। तो वो ईमानदारी है। क्या है भाई साहब, ईमानदारी है। भरोसा बनता है, संबंध मजबूत होते हैं, है ना, लोग आपसे जुड़ना पसंद करते हैं, आपको समझना प्रारंभ करते हैं, आप विवेकवान व्यक्ति बनते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है कि दूसरों की भावनाओं को समझने वाला मूल भाई साहब सहानुभूति है। ध्यान रखना, सहानुभूति है, दूसरों के दृष्टिकोण को समझना, है ना, सहयोग बढ़ाना। ऐसा नहीं कि अगर कोई व्यक्ति कुआं में गिर गया है तो आप उसको बार बार ये बोले कि नहीं नहीं तुम निकल ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो नहीं निकल पाओगे। तो उस तरह से बात करोगे तो भाई अगर वो निकल भी सकता होगा ना तब भी नहीं निकल पाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है कि अपने और दूसरों के लिए सही निर्णय लेने वाला मूल क्या है। तो भाई साहब वो विवेक है ना, वो क्या है, विवेक है। सही और गलत में फर्क कराता है ये। 23 नंबर का प्रश्न है कि भाई दूसरों के प्रति करुणा और दया दिखाने वाला मूल, तो वो करुणा है। क्या है, करुणा है। ठीक है, चलेंगे 24 नंबर के प्रश्न की यहाँ पे बात करेंगे। समय और महत्व समझने वाला मूल कौन है। तो भाई साहब समय का महत्व जो समझने वाला मूल है वो अनुशासन है ना। अगर आप अनुशासित व्यक्ति नहीं है तो फिर आप समय का मूल नहीं समझेंगे, आप समय को ऐसे ही बर्बाद करते रहेंगे। समय की पाबंदी, जिम्मेदारी निभाना, सफलता सुनिश्चित करना, ये चीज़ें जरूरी हैं। 25 नंबर का प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर रहेगा। एक बार वंदे मातरम जरूर लिख देंगे कमेंट में, है ना। और बताओ जल्दी से कि भाई क्लास सच में अच्छी लग रही कि नहीं लग रही, है ना। बस मात्र 6 क्वेश्चन बचे हैं, 25 से लेकर 30 क्वेश्चन तक। इसके बाद आपकी ये पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। बाद में जरूरत होगी तो हम रिवीजन कर देंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना बस। 25 नंबर का प्रश्न है कि मानसिक शांति बनाए रखने वाला मूल कौन है। तो आपने कहा सर शांति है ना। कौन है तो भाई साहब शांति है। शांति से बहुत सारे काम बन सकते हैं। ठीक है, चलेंगे 26 नंबर का प्रश्न है कि भाई दूसरों के अधिकारों और सम्मान करने वाला जो मूल है वो न्याय है। कौन है, न्याय है, क्योंकि अगर दूसरों के अधिकारों की रक्षा आप न्याय करके ही कर सकते हैं। समान व्यवहार, समाज में संतुलन बनाए रखना, अन्याय से बचाव, है ना, ये इसके प्रमुख गुण होते हैं। 27 नंबर का प्रश्न, अपने आवेगों को नियंत्रित करने वाला जो मूल है वो संयम है। ठीक है, अपने आवेगों को नियंत्रित करने वाला मूल कौन है। तो आपने कहा सर संयम है।
उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपके माइंड में फिट हुई होंगी, और जिनकी बैक है अगर वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको समझ में आ गई होंगी चीज़ें कि जिन क्वेश्चन को वो एग्जाम में छोड़ करके आए थे वो क्वेश्चन तो बड़े ईजी है ना, वो क्वेश्चन तो बड़े ईजी थे। मानसिक संतुलन, निर्णय में स्पष्टता और सामाजिक व्यक्तिगत जीवन में स्थिरता, ये इसका गुण है। 28 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे कि भाई दूसरों की मदद और सेवा करने वाला जो मूल है वो सेवा भाव है। क्या है? सेवा भाव है। मैं आपको बता चुका हूं 2 से 3 बार। 29 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे कि सत्य बोलने और झूठ से बचाने वाला, तो आपने कहा सर ये ईमानदारी है। क्या है? ईमानदारी है। यही क्वेश्चन रिपीट होंगे, परेशान मत होना। दूसरों की भावनाओं को समझने और मदद करने वाला मूल कौन सा है? तो वो सहानुभूति है। भाई साहब क्वेश्चन का पूछने का तरीका चेंज हो सकता है लेकिन पूछेंगे यही क्वेश्चन, ठीक है। दूसरों के दृष्टिकोण को समझना, सहयोग और मदद बढ़ाना, सकारात्मक सामाजिक प्रभाव इससे जो है वो मिलेगा आपको। अच्छा, चाहे तो हम आपको ये चीज़ भी समझा दें। चलो रिवीजन करा ही देते हैं। मैं सोच रहा था कि रिवीजन ना कराऊं, चलो अब कर लो, ठीक है। हो सकता है 5 मिनट और लग जाए बस, लेकिन अच्छे से समझ लो। ये लास्ट में कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, ठीक है, अंत में समझ लो बस। न्याय की बात करें तो समान व्यवहार, ठीक है, अधिकारों का सम्मान, दूसरा सहानुभूति। अच्छा, दूसरों की भावनाओं को जो व्यक्ति समझते हैं वो कहीं ना कहीं सहानुभूति करते हैं। अनुशासन, समय का जो महत्व समझते हैं, जिम्मेदारी अपनी निभाते हैं, वो अनुशासित रहते हैं। संयम, संयम क्या है? तो भाई आवेग और क्रोध पर नियंत्रण। क्या है? आवेग और क्रोध पर नियंत्रण, ये संयम है। अच्छा, सेवा भाव क्या है? तो आपने कहा सर जरूरतमंदों की मदद करना। शांति, मानसिक संतुलन और तनाव कम करता है। विश्वास, रिश्ते मजबूत करेगा और सहयोग बढ़ाएगा। ईमानदारी, सत्य बोलेंगे अगर आप तो भरोसा बनाए रखना, है ना, ये सब क्या है? ये ईमानदारी है। 9 नंबर की बात करेंगे विवेक। सही और गलत का निर्णय लेने में आपको भाई विवेक बहुत ज़्यादा फायदा देगा। करुणा, दूसरों के प्रति मदद, है ना, दया, अच्छा सेवा भाव, है ना। विनम्रता, अहंकार कम करता है, सम्मान बढ़ाता है। सकारात्मक मूल्य जो है वो सेवा है, सहयोग है, अनुशासन है, संयम है, शांति है, न्याय है, ईमानदारी है। 13 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे कि जो नकारात्मक भाव है वो स्वार्थ है, क्रोध है, लालच है, ईर्ष्या है। आत्म सुधार की बात करें तो ईमानदारी, विवेक, अनुशासन। 15 नंबर समाज में सहयोग, सेवा, सहानुभूति और करुणा। 16 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, माफ करना पॉइंट की बात करेंगे जिसको रिवीजन के तौर पर हम समझ रहे हैं, ठीक है। बताओ रिवीजन अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? समय का महत्व, तो भाई साहब अनुशासन, ठीक है। अनुशासित जो व्यक्ति होगा वो समय का महत्व समझेगा। आवेग पर नियंत्रण, तो भाई संयम, ये ठीक है, ठीक है। ये संयम से पहले हम आवेग का नियंत्रण समझ रहे थे, अब यहाँ पे आवेग नियंत्रण हमने संयम को लिया है। सत्य बोलना, तो ये ईमानदारी की तरफ दिखाता है, ठीक है। चलेंगे 19 नंबर प्रश्न की बात अगर करें तो भाई दूसरों के प्रति दृष्टिकोण समझना, है ना, उनकी भावनाएं समझना। 20 है विश्वास बनाए रखना, ये रिश्ते मजबूत करता है। न्याय, तो अब समान अवसर देना, व्यक्ति को समान अधिकार देना। 22 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, माफ करना पॉइंट की बात करेंगे, सकारात्मक भाव, दूसरों की मदद, सहयोग और दया, ठीक है। ये सकारात्मक भाव होते हैं, दूसरों की अगर आप मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, करुणा दिखाते हैं, दया दिखाते हैं। 23 नंबर है सकारात्मक जीवन शैली, संयम, अनुशासन और शांति, ठीक है। 24 नंबर की बात यहाँ पे होगी कि मानव संबंध जो मजबूत हैं वो सहानुभूति और सेवा, विनम्रता इनके माध्यम से हो सकते हैं। चलेंगे 25 नंबर की बात करें अगर, तो जो स्वार्थ के विपरीत मूल है वो सेवा और करुणा है ना। विपरीत की यहाँ पे बात हो रही, स्वार्थ के उल्टे, तो भाई जिसके अंदर सेवा और करुणा भाव होगा ना, वो स्वार्थ नहीं होगा, लालच नहीं होगा उसके अंदर। आत्मनियंत्रण, तो भाई साहब ये संयम, ठीक है। 27 सत्य बोलने वाला और भरोसा बनाए रखने वाला जो है वो ईमानदार होता है। 28 नंबर की बात करेंगे, दूसरों के अधिकारों का सम्मान, ये क्या है? तो भाई साहब यही तो न्याय है। 29 की बात करेंगे, 29 नंबर पॉइंट की, कि समाज में शांति और सहयोग बढ़ाना, इससे क्या होगा भाई साहब? शांति बढ़ेगी, सेवा भाव बढ़ेगा, सहानुभूति बढ़ेगी, समाज में स्थिरता आएगी, है ना, आपसी में सहयोग होगा। व्यक्तिगत और सामाजिक विकास, तो ये विवेक से, अनुशासन से और ईमानदारी से ही संभव है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इस तगड़े वीडियो को आपने अगर कंप्लीट कर लिया है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आपने काम किया है और अपनी तैयारी में धार आपने कर ली है, ठीक है। रामबाण ये क्लास थी, सब कुछ लगभग हमने कंप्लीट किया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है, ठीक है। अंत में आपको रिवीजन के साथ चीज़ें कंप्लीट कराई। ज्योग्राफी अगर आपका सब्जेक्ट है तो जरूर देख लें, हमने आपको पढ़ा है। हिंदी अगर आपका सब्जेक्ट है, राजनीति विज्ञान अगर आपका सब्जेक्ट है तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लें। बाकी अगर जरूरत होगी तो एक क्लास और हम आपको दे देंगे। बस कमेंट में जरूर बताना कि ये क्लास लगी कैसी है, सच बताना बाकी कि क्लास अगर अच्छी लगी, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो लिख दो यार एक बार क्या क्या अच्छा लगा आपको। और अगर सच में पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार क्लास है, तगड़े तरीके से हमने आपके माइंड में एक एक बात फिट की है, तो एक बार लिख दो जरूर कि सच में पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार क्लास है, ठीक है। ओम नमः शिवाय जरूर कमेंट में लिख दें, जुड़ जाएं, बाकी आपके हम हर सेमेस्टर में काम आएंगे, ठीक है। लाइक अगर वीडियो को नहीं किया है तो ईमानदारी से लाइक कर दो, और जो दोस्त परेशान हो रहे हो ना उन तक क्लास को पहुंचा दो यार, कहना परेशान मत हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।